वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 3rd लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स इन डिसाइफरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। साइट एग्जाम्पल्स। भारत के इतिहास को समझने में मुद्रा शास्त्र के महत्व पर चर्चा करें। उदाहरण, इसको हमें उदाहरण उद्धृत करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें उदाहरण के साथ इसको समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर न्यूमिस्मैटिक्स या फिर जो मुद्रा शास्त्र जो है वो होता क्या है। तो मुद्रा शास्त्र, मुद्रा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जितनी भी मुद्राएं होती हैं, चाहे वो सिक्के हों या फिर पेपर करेंसी हो, करेंसी नोट्स हो, टोकन करेंसी हो, किसी भी प्रकार की जो भी करेंसी जिसको कि हम लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, जब हम उस करेंसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम स्टडी ऑफ कॉइन्स कह रहे हैं क्योंकि ये मध्यकाल में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है पेपर करेंसीज नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे जो है सिक्के ही प्रचलन में थे। तो यहाँ पर इसलिए इसको स्टडी ऑफ कॉइन्स का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो न्यूमिस्मैटिक्स जो है वो हमारे जो इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें जो इतिहास के बारे में अगर हमें कोई बताता है तो वो कौन बताता है, वो होते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस या फिर हम उसको जिसको कि हम अभिलेख भी कह सकते हैं। ठीक है, अभिलेख हमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे इतिहास के बारे में बताता है। उसके बाद अगर हमें कोई इतिहास के बारे में हमारे बताता है तो वो है हमारे सिक्के। ठीक है, जो भी जितने भी सिक्के जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, एक्सकेवेशन में या फिर कहीं से भी जो हमें जो अलग अलग साइट से जो हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हमें जो हमारे हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर हम सबसे पहला एविडेंस समझे कि सबसे पहले साक्ष्य जो हमें कॉइन्स के कब मिले हैं, वो मिले हैं हमें 6th सेंचुरी BC के। ठीक है, और इस टाइम पर जो है जो इस टाइम पे जो 6th सेंचुरी में जितने भी जो सिक्के हुए थे उसको कशरपण या फिर पण कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अर्लीस्ट कॉइन्स की बात करें, सबसे पहले जो सिक्के जो है वो किसके द्वारा जो है इशू किए गए थे, वो थे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो महाजनपद थे। ठीक है, उनके द्वारा जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है उसको इशू किया गया था। पंच मार्क कॉइन्स वो होते हैं जिसमें कि हर सिक्के को इंडिविजुअली अलग अलग ही जो है पंच किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो है कई बार ये देखा गया है कि जो आकृति जो है वो कहीं कभी कभी जो है इधर की मतलब कि एक साइड में या फिर बीच में अलग अलग स्थान पे जो है सिक्कों में देखी गई है, क्योंकि इनको अलग अलग जो है पंच किया जाता था। तो जैसे कि अगर हम समझें, ठीक है, जैसे कि अगर हम समझें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उस टाइम पे जो है कॉइन्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम जानकारी हमें किससे मिलती है, वहाँ पे जो हमें प्राप्त सील्स थी, ठीक है, जो सील्स थी, सेलखड़ी की जो सील्स हमें जो प्राप्त हुई हैं उससे जो है हमें जो है वहाँ की जानकारी मिलती है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो भी सिंबल्स थे, अभी उसको पूरी तरीके से जो है डिसाइफर या फिर हम नहीं समझ पाए हैं। तो जो भी हमें जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिलती है वो किससे मिलती है, वो हमें सील्स से ही मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन से जो है उसमें जो सील्स थी उसमें अलग अलग प्रकार के जो है एनिमल्स की इमेजेस देखने को मिलती हैं, गॉड्स गॉडेसेस की इमेजेस देखने को मिलती हैं, वहाँ के ह्यूमन लाइफ है उसके बारे में हमें पता चलता है। और यहाँ पे जो है जो फॉरेन से ट्रेड होता था, ठीक है, तो उसकी भी जो हमें फॉरेन सील्स भी जो है देखने को मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे फॉरेन से भी ट्रेड हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो है हमें सील्स से जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन समझने में मदद मिलती है, उसी प्रकार से मध्यकाल में जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे हमें मध्य काल की जो इतिहास है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास जो है उसे समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो न्यूमिस्मैटिक्स जो है या फिर हम मुद्रा शास्त्र को कह सकते हैं कि ये हमारे वहाँ के उस टाइम पर जो हमारा इतिहास जो है, अगर हम पीछे जाएं, उस समय में जाए तो वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, आर्थिक इतिहास के बारे में बताती है। इसी के साथ साथ जो है धर्म के बारे में और कल्चरल, ठीक है, संस्कृति के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो देती है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से हमें जो है इंफॉर्मेशन या फिर इतिहास को समझने में मदद करता है न्यूमिस्मैटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमें जो है हमारे जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री या फिर उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई ऐसी साइट्स हैं या फिर कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर कि हमें जो है फॉरेन कॉइन्स जो है मिले हैं, ठीक है, विदेशी सिक्के मिले हैं। तो जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पे मध्यकाल पे हमारे जो ट्रेड रिलेशन या फिर व्यापार संबंध जो थे वो अलग अलग देशों से भी थे, जैसे कि रोम से था, ठीक है, रोमन्स और ग्रीस के साथ जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक संबंध थे। इसी के साथ साथ जो ओडिशा है वहाँ से हमें जो है सुमात्रन कॉइन्स मिले हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारे जो व्यापारिक संबंध थे वो इंडोनेशिया से भी थे, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमें बताता है। इसके बाद ये है जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर आर्थिक समृद्धि के बारे में दर्शाता है, क्योंकि जो जितने भी जो कॉइन्स थे वो अलग अलग जो है मेटल्स के जो है इशू किए जाते थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर है, लेड के सिक्के भी देखने को मिले हैं। तो ये हमें उस टाइम पे जो उस रूलर के टाइम पर कि उसकी वहाँ की इकोनॉमिक, ठीक है, वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में भी बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कुशानास की और गुप्तास की, तो इनके टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुशाना पीरियड था और जो गुप्ता पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध था। और जैसे कि हम जानते हैं कि गुप्ता की जो डायनेस्टी है उसको एक गोल्डन एज, एक स्वर्ण काल भी कहा गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें, ठीक है, तो मुगल्स ने, ठीक है, जो मुगल्स थे उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉपर के सिक्के जो है उसको जो है इशू किया था। इसी प्रकार अगर हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने जो है यहाँ पे टोकन करेंसी को जो है इंट्रोड्यूस किया था, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। और वहाँ पे जो है लेड के, ठीक है, उसने जो है लेड के सिक्के जो है वो चलाए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे जो सिल्वर जो थे, जो चांदी जो थी, उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होगी, तभी जो है लेड के सिक्के जो हैं वो चलाए गए होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो आम जनता जो है उसके लिए लेड के सिक्के जो है चलाए गए थे। तो यहाँ पर जो है हमें वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है, समुद्री व्यापार के बारे में भी हमें पता चलता है, क्योंकि जो सातवाहनास थे, ठीक है, सातवाहनास के जो सिक्के थे उसमें हमें जो है एक जहाज की आकृति देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो है वो वो जो है वो समुद्र से भी व्यापार करते थे। इसी के साथ साथ जो चोलास जो थे, ठीक है, चोलास जो थे उनके वहाँ पर जो है वो ट्रिपल मास्ट शिप, ठीक है, 3 मस्तूल वाला जहाज जो है उसकी आकृति हमें सिक्कों पे देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चोलास जो थे, ठीक है, चोलास जो थे उनकी ये नेवल पावर को भी जो है वो दर्शाता है। और ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है उनका भी जो है समुद्र से जो है वो व्यापार करते थे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये विनिमय का जो है एक माध्यम है, क्योंकि सैलरीज इसमें पे की जाती थी, ठीक है, बार्टर सिस्टम डिक्लाइन हो चुका था। तो यहाँ पर क्या लेन देन के लिए जो है सिक्कों का यूज़ किया जाता था। अलग अलग सिक्के जो मेटल का यूज़ किया जाता था, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर था, कॉपर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आम जनता के लिए जो है कॉपर का सिक्का यूज़ किया जाता था, सिल्वर का सिक्का यूज़ किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आम जनता के लिए अलग अलग प्रकार के सिक्के को इशू किया जाता था, उनकी हालत किस तरह की थी, उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उसके बारे में भी हमें बहुत ही ज़्यादा पता चलता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हर्षा के पीरियड था, ठीक है, हर्षास का जो पीरियड था उसमें जो है हमें बहुत ही उस पीरियड के हमें जो सिक्के मिलते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पे उनका जो ट्रेड जो था उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में कौन बताते हैं, वो हमें सिक्के के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा सूचना मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, ठीक है, राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत बताता है, क्योंकि यहाँ पे जो है शासकों के कालक्रम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब भी जो भी कोई राजा जो सिक्के को इशू करता था तो उसमें वो वहाँ पे अपने जो है अपना नाम और डेट भी जो है वहाँ पे उसको भी जो है इंगित कर दिया जाता था, जिससे कि जो है हमें
वहाँ की क्रोनोलॉजी को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसी के साथ साथ जो है हमें जो है उनका जो है टेरिटोरियल एक्सटेंट या फिर क्षेत्रीय विस्तार या फिर उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था उसे भी समझने में मदद मिलती है, क्योंकि जहाँ तक उनके कॉइन्स जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं जिस साइड तक, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वहाँ तक उनका साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। इसी के साथ साथ जो है जब भी कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोई इवेंट या फिर जो इंस्टेंस होता था तो उस इंस्टेंस पे भी जो है यहाँ पे सिक्के को जो है इशू कर दिया जाता था। जैसे कि किसी राजा का कोरोनेशन है, कोई अगर युद्ध जीत गए तो भी सिक्का इशू कर दिया जाता था। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कोरोनेशन के बारे में, एक्सेशन के बारे में, वॉर्स के बारे में भी जो है हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी डायनास्टीज हैं जिनका कि कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे कुछ कॉइन्स उनके द्वारा जो इशू किए गए थे वो प्राप्त हुए हैं जो कि हमें कुछ ऐसी डायनास्टीज के बारे में बताते हैं जो कि जिनका कि कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसी के बाद हम देखते हैं कि रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, वहाँ के जो है धार्मिक मान्यताएं क्या थी उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कॉइन्स में जो या सिक्के में अक्सर जो है हम देखते हैं कि जो है भगवान की आकृति जो है वो इंगित की जाती थी, उकेरी जाती थी, तो जिससे कि हमें उस टाइम पे कौन से भगवान की पूजा की जाती थी, वहाँ की धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उस बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ठीक है, जो गुप्तास के जो कॉइन्स थे तो उसमें एक तरफ तो जो है वो किंग की आकृति होती थी और दूसरी तरफ, ठीक है, कॉइन्स के दूसरी तरफ जो है किसी भगवान की, गॉड गॉडेसेस या फिर जैसे गरुड़ की हो गई, ठीक है, गरुड़ की आकृति हो गई, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस टाइम पे विष्णु की पूजा बहुत ही ज़्यादा होती थी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कुशाना पीरियड की तो उस टाइम पे शिवा है, ठीक है, भगवान शिव है, पार्वती है, त्रिशूल है, नंदी है, इन सब की आकृति हमें देखने को मिलती है। तो ये हमें बताते हैं कि वो लोग जो है शिव भगवान की बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे। यहीं अगर हम मुगल्स की बात करें, ठीक है, मुगल्स की बात करें तो उसके सिक्के पे जो है राम और सीता की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे रिलीजियस टॉलरेंस या फिर धार्मिक सहिष्णुता को ये बहुत ही ज़्यादा दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगर कनिष्का की देखें, कनिष्का के टाइम पर जो है हम जो है वहाँ के कॉइन्स में जो है बुद्धा की इमेज देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे बुद्धिज्म जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो भी कनिष्का के टाइम पे ही हुआ था। समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स थे उसमें अश्वमेध यज्ञ जो है उसको दर्शाया गया है, हॉर्स सैक्रिफाइस को दर्शाया गया है। तो हम इस प्रकार से जो है वहाँ के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जो है वहाँ पे हमें पता चलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि सिक्कों पे अलग अलग प्रकार की इमेजेस को उकेरा जाता था। तो जैसे कि कुछ सिक्के जो समुद्रगुप्त के थे उसमें उसको जो है समुद्रगुप्त जो राजा थे उनको वीणा बजाते हुए जो है दर्शाया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे म्यूज़िक को, ठीक है, जो संगीत था उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसी प्रकार से जो हम देखें बहुत सारे गुप्ता कॉइन्स जो हैं उसमें जो है गुप्ता किंग्स को जो है एलिफेंट पर दिखाया गया है। ठीक है, एलिफेंट पर दिखाया गया है, मतलब कि वहाँ पर जो है हंटिंग, ठीक है, जो राजा थे उनको जो है शिकार करने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो इस प्रकार से वहाँ के आर्ट कल्चर के बारे में भी पता चलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लैंग्वेज, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज को महत्व दिया जाता था उसके बारे में भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो है गुप्ताज ने जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा जो है कॉइन्स जो हैं वो इशू किए थे। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जो संस्कृत वो किसकी लैंग्वेज होती है, वो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये दर्शाता है कि यहाँ पे ब्राह्मण्स का डोमिनेंस, ठीक है, या फिर जो ब्राह्मण जो थे उनका प्रभुत्व जो था वो बहुत ज़्यादा था। अगर ब्राह्मण का प्रभुत्व है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी या फिर कास्ट एंड क्लास को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उस टाइम पर प्रचलित था। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो गुप्ता किंग्स थे, ठीक है, उनका जो नाम जो था वो साइड में चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता के पीरियड में हमारे जो रिलेशन थे वो चाइनीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा
थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो हम देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जैसे कि गुप्ता के सिक्कों से हमें पता चलता है कि जो सोसाइटी में जो था वो डिवीज़न भी बहुत था। ठीक है, समाज का विभाजन के बारे में हमें दर्शाता है। इसी के साथ जो गुप्ता कॉइन्स जो हैं उसमें कुमार देवी जो रानी थी उनकी भी आकृति हमें देखने को मिलती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो वुमेन जो थी, ठीक है, जो वुमेन जो थी उनकी स्थिति जो सोसाइटी में जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारी गॉडेसेस जो हैं उनकी इमेजेस थी। तो यहाँ पे जो है जो है फीमेल गॉडेसेस को भी जो है वो पूजा जाता था। तो यहाँ पे हमें वहाँ के सोशल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। मेटलर्जी जो थी वहाँ पे किस तरीके से क्राफ्ट्समैनशिप मेटलर्जी के बारे में भी जो है वो पता चलता है, क्योंकि जहाँ पे भी जो जब कॉइन्स जो है वो मिंट होते थे तो वहाँ के जो कौन कौन से मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, किस प्रकार से यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ के मेटलर्जी के बारे में भी जो है हमें पता चलता है। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट के जो गुप्ता रूलर्स थे, ठीक है, जो गुप्ता रूलर्स थे उन लास्ट में जो स्कंद गुप्त हैं, कुमार गुप्त हैं, उन्होंने कॉइन्स तो इशू किए थे लेकिन उसमें एस्थेटिक्स जो थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। उसके जो आर्ट है उसमें जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे आर्ट्स जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो न्यूमिस्मैटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र जो होते हैं वो हमारे इतिहास के अलग अलग पहलुओं को दर्शा के हमें हमारे इतिहास को और बेहतर समझने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल फेडरलिज्म, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, राजकोषीय संघवाद का क्या अर्थ है, राजकोषीय संघवाद में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म या फिर राजकोषीय संघवाद की। ठीक है, तो ये एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को दर्शाता है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम से मतलब है कि यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक कौन सी है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो वित्त साधनों का जो विभाजन है उसी को हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितनी भी जो सरकार है, सरकार के अलग अलग स्तर हैं, उनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, मतलब कि उनके अलग अलग प्रशासनिक कार्य उनको दिए गए हैं और उन प्रशासनिक कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें जो है वित्तीय साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वित्तीय उनके जो संसाधन जो हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे जनरेट करना है, कहाँ से जनरेट होगा, कितना एलोकेट करना है टोटल टैक्स रेवेन्यू से, तो उसको जो है वो सब कौन डील करता है, वो फिस्कल फेडरलिज्म ही उससे डील करता है। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राजकोषीय संघवाद जो है ये सरकार के विभिन्न स्तर, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय हैं, इन सभी के बीच में, ठीक है, इन सभी के बीच में जितने भी जो कराधान है और जो सार्वजनिक व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, उसको जो है उसकी शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसी को हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे बात निकल के क्या आती है कि इसका संबंध किससे है, सबसे पहले है करों का अधिरोपण से, कि कौन से लेवल की सरकार जो है कौन सा टैक्स जो है लगाएगी, उसके बाद जो है कौन से किस तरीके से जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इंडिया में जितने भी जो सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर जो है, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर जो है, सामाजिक और जो आर्थिक सेक्टर जो है, यहाँ का ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन करता है, वो सब नेशनल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट करती है। तो उनको ज़्यादा उनके जो है वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो वो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी राज्य सरकार होती है वो अपने द्वारा जो है बहुत सारे टैक्स लगाती है, टैक्स को कलेक्ट करती है और जो टैक्स का जो पैसा जनरेट होता है उसी से अपने प्रशासनिक कार्यों का या फिर अपने जो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करता है। तो उसके लिए वो जो है वो धन वहीं से जो है वो धन जो है वहीं से वो कलेक्ट करता है। इसके बाद है व्यय और राजस्व का आवंटन। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सपेंडिचर होगा डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो है 50-50 की हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पे कौन से जो राज्य सरकार है उनको जो है कितना उनका एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब फिस्कल फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है। राजस्व,
ठीक है, उनके जो रिवेन्यू के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कहाँ वो टैक्स इम्पोज करेंगे, कितना उन्हें केंद्र सरकार से मिलेगा, तो यहाँ पे उनकी रिवेन्यू किस तरीके से जनरेट होगी, ये भी जो है फिस्कल फेडरलिज्म के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो अगर अलग अलग सरकार द्वारा जो है कलेक्ट किया जा रहा है, उसके द्वारा जो है इम्पोज किया जा रहा है, और कौन से सब्जेक्ट जो है कौन सी लेयर ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ये कहाँ पर दिया गया है, ये 7 शेड्यूल में दिया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 246 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पर फिस्कल फेडरलिज्म की। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कि फाइनेंस कमीशन की पूरे फिस्कल फेडरलिज्म में क्या भूमिका है। तो अभी तक क्या होता था, जितना भी जो वित्तीय हस्तांतरण होता था या फिर जितने भी जो फिस्कल ट्रांसफर्स होते थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, उसके लिए प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों ही जिम्मेदार थे और दोनों ही मिलकर तय करते थे कि कौन से स्टेट को कितना फाइनेंशियल ट्रांसफर जो है वो करना है। लेकिन 2014 में प्लानिंग कमीशन को जो है वो एबॉलिश कर दिया गया था और उसकी जगह पर नीति आयोग को 2015 में जो है एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन नीति आयोग क्या है, नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक है, ठीक है, एक थिंक टैंक है जिसको के पास की कोई अपने संसाधन नहीं है कि जो कि उसे बांट सके। तो यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी या फिर हम कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन की जो भूमिका है फिस्कल फेडरलिज्म में वो और ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो गई है। तो फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका कि मेंशन आर्टिकल 280 में किया गया है। ये एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि जितना भी जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसका एक जो है वो उचित वितरण हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर फाइनेंस कमीशन की भूमिका क्या है, ठीक है, उसका पूरी रोल क्या है, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, शेयरिंग ऑफ टैक्स रिवेन्यू। तो हम यहाँ पे इसके जो फाइनेंस कमीशन जो है उसके फंक्शंस की बात हो रही है। तो ये क्या तय करता है कि कर राजस्व जो होता है, ठीक है, जो इतना भी जो टैक्स रिवेन्यू है उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन जो टोटल है उसमें 60% का जो है हिस्सेदारी है। लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो कितनी है, वो 40% की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उन्हें जो है पैसा भी जो है ज़्यादा चाहिए होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जीएसटी के बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाउन हो गया है। तो यहाँ पर कितना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है उसके पूरे पूल में से कितना स्टेट को जाएगा, ये तय कौन करता है, ये फाइनेंस कमीशन ही करता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन ये तय करता है। अब बहुत सारे राज्य हैं तो कौन से राज्य को उसमें से कितना हिस्सा जाएगा, तो ये भी जो है ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे तय होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन की, 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42% जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट्स को जाना चाहिए। वहीं 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसने जो टोटल एलोकेशन है उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, उसमें 41% का कर दिया गया है। तो अब ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इनको 41% तो दिया जाएगा, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ को, ठीक है, लेकिन कितना हिस्सा किसको जाएगा, तो ये भी बहुत सारे पैरामीटर्स पे तय होता है। जैसे कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उसका एरिया कितना है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा जो है उसमें वहाँ पर डेवलपमेंट फंड्स या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको उतना ज़्यादा शेयर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, टैक्स एफर्ट कितना है उस राज्य का, ठीक है, टैक्स एफर्ट मतलब कि टैक्स कलेक्शन कितना है, वो खुद से कितना टैक्स जनरेट कर पा रहा है। इसके साथ साथ जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस उसकी कितनी है कि उसने जो है यहाँ पे जो पॉपुलेशन कंट्रोल को करने में
को करने में कितना एफर्ट किया है, ठीक है, टैक्स डिस्टेंस इनकम डिस्टेंस कितना है, ये फॉरेस्ट कवर कितना है। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी फंड जो है एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 280 का जो पार्ट 3 है, ठीक है, उसमें जो है फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिसमें कि ये दिया गया है कि जितना भी जो नेट प्रोसीड होगा, जितने भी जो नेट टैक्स कलेक्शन जो होंगे उसमें राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी होगी, और साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो राज्य सरकार है उनको कितना अनुदान दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 275 में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी अगर प्रेसिडेंट जो है कोई भी मैटर जो है फाइनेंस कमीशन को से कंसल्ट करता है, तो उस पर भी फाइनेंस कमीशन अपनी राय देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है वो ऐसे भी उपाय को सुझाता है जिससे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो है उसमें भी जो है बढ़ोतरी की जा सके, उसमें जो है बढ़ावा किया जा सके, ताकि जितनी भी जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो स्थानीय निकाय जो होती हैं, वो भी अपने जो कार्य को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर असंतुलन जो होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस की बात करें, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस जो होता है वो बिटवीन स्टेट्स होता है, ठीक है, बिटवीन स्टेट्स होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो डेवलप्ड हैं, जहाँ पे कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे कि टैक्स कलेक्शन इतना नहीं होता, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो और यहाँ पे वो डेवलप्ड भी नहीं है, तो वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के लिए, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए जो है वहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की को लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे ऐसे स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैपिटल को जो है एलोकेट किया जाता है। इसी तरह अगर हम वर्टिकल इम्बैलेंस की बात करें, ठीक है, वर्टिकल इम्बैलेंस होता है मतलब कि अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग जो यहाँ पे इनकी अलग अलग जो है इनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसपे कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं। जीएसटी के बाद बहुत सारे जो टैक्सेस जो स्टेट द्वारा कलेक्ट किया जाता था वो अब कौन कलेक्ट करता है, वो जीएसटी के अंतर्गत आ गया है, जीएसटी में सब्सिड्यूम हो गया है। तो यहाँ पर उसको जो है वर्टिकल इम्बैलेंस जो अलग अलग राज्य जो सरकार है उनको किस तरीके से उनकी जो शक्ति है, ठीक है, उनकी जो शक्ति है टैक्सेस को इम्पोज करने की, उसको भी बैलेंस करने का काम कौन करता है, वो फाइनेंस कमीशन ही करता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है 60% ऑफ द टैक्स कलेक्शन करती है, लेकिन 40% एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके टैक्सेस को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनकी खुद की जो रिवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम इन कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंस कमीशन जो है ये केवल एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, ये केवल एक सलाहकार निकाय है, या इसकी जो वो है क्या कहते हैं, इसकी जो ये जो भी रिकमेंडेशन देता है इसको जो है बाध्य नहीं है सरकार की उसको जो है वहाँ पर वो उसको मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं है। लेकिन आर्टिकल 281 में ये कहा गया है कि जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वित्त आयोग की वो किसको देता है, वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है वो उस सिफारिश को जो है जो हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर प्लेस करता है, और वहाँ पर जो है अगर सरकार द्वारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती तो उसको जवाब देना पड़ता है कि आखिर ये सिफारिश जो है वो क्यों नहीं मानी जा रही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जनरली ये होता है कि जो है जो इसकी जितनी भी जो रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो अक्सर जो है वो मान ही ली जाती हैं। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसको एक परमानेंट या फिर हम कह सकते हैं कि इसको एक परमानेंट स्टेटस भी दिया जा सकता है। और ये जो है हमारी जो ये फाइनेंस कमीशन जो है ये एक
अपॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक गैर राजनीतिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है जो कि जितने भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका उचित आवंटन करती है, जिससे कि हमारे देश में एक राजकोषीय स्थिरता या फिर फिस्कल स्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें एक हॉरिजॉन्टल उसका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का, तो जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन में हमने बात की थी कि जो घटा के जो 41% कर दिया गया है, ठीक है, टोटल स्टेट का जो पूल है, ठीक है। तो ये जो 1% जो घटाया है ये किस लिए घटाया है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये जो 2 न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है यहाँ के डेवलपमेंट जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए 1% जो है टोटल पूल में से घटा दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारे जो है वित्तीय स्टेबिलिटी, ठीक है, और जितने भी जो राज्य सरकार है उनके वित्तीय संसाधन को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस पोस्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड थ्रो लाइट ऑन द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल LWE इन इंडिया, ठीक है। भारत में वामपंथी उग्रवाद के कारणों पर चर्चा करें, वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियां क्या है, और भारत में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डालें, ठीक है। तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, जिसको कि नक्सलवाद और माओवाद भी कहा जाता है। ये जो है ये एक चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडर थे माओ जेडोंग, उनकी विचारधारा पे आधारित है, इसीलिए इसका नाम जो है माओइज्म या फिर माओवाद भी रखा गया है, ठीक है। ये एक जो है उग्रवादी समूह है जिसका मानना है कि अगर हमें समाज में कोई भी बदलाव लाना है तो उसके लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें जो है बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है उनका मानना है कि जितना भी जो अगर हमें सोशल पॉलिटिकल चेंज जो भी लाना है, पॉलिटिकल चेंज जो भी लाना है, उसके लिए हमें जो है वायलेंट मीन्स अपनाने होंगे, तभी सरकार हमारी बात जो है वो सुनेगी। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो कि नक्सलवाद जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर कि नक्सलवाद जैसी समस्या बहुत ही ज़्यादा है, और ये जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं इनको रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया है। तो आखिर इसके कारण क्या है, अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे, ठीक है। अगर हम उसके कारण देखें तो सबसे पहले क्या है, भारत में असंतुलित क्षेत्रीय विकास है। तो कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है डेवलप्ड है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या फिर अनडेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड क्षेत्र के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं। और उनका ऐसा मानना है कि जो हमारी जो सरकार है वो उन पर ध्यान नहीं दे रही है ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो इस वजह से सरकार के खिलाफ उनके मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, मेट्रो सिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ के लोगों का मानना है कि उनके लिए जो है सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ डेवलपमेंट। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि विकास नहीं हो पाया है। मेनली जो है ये फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं। फॉरेस्टेड एरियाज़ होने के कारण जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेन एरियाज़ हैं, मेट्रो एरियाज़ हैं या फिर जो शहरी इलाके हैं, वहाँ से इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये फॉरेस्टेड एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं एजुकेशन के लिए, वो सब मौजूद नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिसके कारण से जो है यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण का भी बहुत ज़्यादा अभाव है, ठीक है। पुअर डेवलपमेंट एरिया है, यहाँ पे विकास हुआ ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास हॉस्पिटल्स नहीं है कि वो अपना इलाज कर सकें, तो जिसकी वजह से उन्होंने वायलेंट मीन्स जो है वो अपना लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे लोकल्स नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द
एरिया, यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत जो विकास हो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ पे जो है माइनिंग्स की जा रही हैं, पावर प्रोजेक्ट्स लेकर के आए जा रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेकर के आए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स लेकर के आए जा रहे हैं, इससे जो है उन स्थानीय लोगों का मानना है कि उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि उनका नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी कोई प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिसके लिए उनका मानना है कि उन्हें एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा, उनके पुनर्निर्वास पे जो है बहुत ज़्यादा सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके जो लैंड जो होता है, ठीक है, वो उनको उनसे छीन लिया जाता है, लेकिन उनके वो जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाता, और उनकी जो आजीविका का जो है एकमात्र साधन जो है, उनका जो वो लैंड है, एक छोटा सा टुकड़ा, उसका भी अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो लैक ऑफ लाइवलीहुड है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसके कारण जो है उनमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। इसके बाद हम देखते हैं पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। सरकारी नीतियाँ बनाई तो गई हैं, लेकिन उनका जो है इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये ऐसे राज्य है जहाँ पे कि फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोगों के पास जो है खाने के लिए जो है फूड नहीं है, लेकिन और जो पीडीएस के थ्रू जितना भी फूड आता भी है, तो वहाँ पे करप्शन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, जब भी बजटरी पॉलिसीज़ लेकर के आई जाती हैं, तो ऐसे एरियाज़ को अक्सर जो है देखा गया है कि इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रोविजंस नहीं होता, जिसके कारण उनका मानना है कि सरकार की जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उस पर चेंज लाने की ज़रूरत है। इसके बाद है डिसकंटेंट अमंग ट्राइबल्स। जितने भी जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी जो हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा असंतोष है। उनका मानना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं तो उनको जो है वहाँ से, उनकी ज़मीन से जो है फोर्सफुली जो है वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता, ठीक है, एडुकेट कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, कोई भी रिहैबिलिटेशन पे, उनके पुनर्निर्वास पे जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, और उनकी जो एकमात्र जो उनकी जो भूमि है, जो कि उनका एकमात्र साधन है उनकी आजीविका का, वो भी छीन लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों की विफलता। जो इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो भी भूमि सुधार लेकर के आए गए थे, उसका बहुत अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, जिसके कारण जो है यहाँ पर उनका मानना है कि जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है लैंड रिफॉर्म्स को जो है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो उनका मानना है कि ज़मींदार जो हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा भूमि है, लेकिन उनके पास जो है कोई भी भूमि नहीं है, या फिर जो भी छोटे मोटे टुकड़े हैं वो भी सरकार द्वारा जो है वो ले लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, पहुँच का बहुत ज़्यादा अभाव है, ठीक है। ये फॉरेस्टेड एरियाज़ है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर की जो है कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है लोगों को वहाँ तक का जितने भी जो पॉलिसीज़ है उनका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। इसी के साथ साथ जो सरकार है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, वो भी जो है इस पूरी समस्या से लड़ने में असमर्थ है, क्योंकि वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वन शरण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये जो जितने भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसी पर जो है उनकी आजीविका जो है वो निर्भर होती है, लेकिन यहाँ पर जब माइनिंग प्रोजेक्ट्स लेकर के आए जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो है जंगलों को काट दिया जाता है, तो उनका जो एकमात्र साधन है लाइवलीहुड का, उसे भी जो है छीन लिया जाता है। और वहाँ पे जो है ऐसा एरिया जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, जहाँ तो इसके कारण जो है वहाँ पे उनके पास कोई ऑल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या कौन कौन सी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, जो हमारी जो पूरी आंतरिक सुरक्षा है उस पर बहुत ही ज़्यादा ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर देखा गया है कि जितने भी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो वायलेंट मीन्स को अपनाते हैं, जिसके कारण जो सिविलियंस होते हैं और यहाँ के जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल जो डिप्लॉय किए गए हैं उनकी जो है जान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं हिंडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाधक है, क्योंकि वायलेंट मीन्स के चलते वो लोग अक्सर जो है रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको जो है नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ का जो आर्थिक विकास जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा बाधा बनी हुई है। इसके साथ साथ जो है कनेक्टिविटी इशू है, जिससे कि जो है जितने भी जो पुअर ट्राइबल पीपल्स हैं उनका जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी का लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का भी जो है आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है।
इलीगल एक्टिविटीज़, अवैध गतिविधियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ये हथियारों की तस्करी करते हैं, ड्रग्स की तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, लोगों का अपहरण करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनका जो है अपहरण कर लिया जाता है, ताकि वो अपनी बात जो है वो सरकार के सामने जो है वो रख सकें। और जो है लोगों से जो है पैसा लिया जाता है किडनैप करके, ताकि जो उनके जो हथियारों के लिए उनके जो पैसा चाहिए, या फिर उनको जो अपने जो उनकी जो पूरी जो मंशा है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है धन अर्जित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं युवाओं का अमूलीकरण, ठीक है। तो ये तो यहाँ के जो यूथ हैं, जैसा कि हमने बात की, अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है, तो उनको जो है उनका ब्रेन वॉश करके उनको ये बताया जाता है कि सरकार की नीतियों के वजह से ही जो है हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो उनके खिलाफ जो है उनको जो आर्म्स उठाने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत लेके आई जाती है। यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी समस्या देखी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर हमने देखा है कि ये जो है जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो भी इसे अपने इलेक्टोरल वोट्स के लिए जो है ऐसे मुद्दों का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर इनका मानना क्या है, जो कि उग्रवादी समूह है, कि अगर हमें कोई भी चेंज लाना है तो इसके लिए हमें जो मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इस कारण से वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो इनके जो कुछ ऐसे भी समूह हैं जो कि वहाँ पे अपनी ही सरकार को बना लेते हैं वहाँ के लोकल विलेजेस में। तो इस कारण से हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है, लोकल जो स्थानीय लोग हैं, उनको जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं कि वो जो है वोटिंग प्रोसेस में जो है भाग ना ले। वहाँ के इलेक्शंस में, ठीक है, इलेक्शंस में कंटेस्ट करने उनको नहीं दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का जो पूरा सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वायलेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है ताकि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की समस्या है उससे हम लोग लड़ सकते हैं। तो नक्सलवाद की समस्या से लड़ने के लिए सरकार द्वारा जो है अफेक्टेड एरियाज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सलाइट यूनिट्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है, और इंटेलिजेंस सर्विस का जो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करके जो है नक्सलाइट से जो है लड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा ऐसी बहुत सारी पहल उठाई गई हैं। इसके साथ हम देखते हैं बुनियादी ढांचे का जो है वहाँ पर विकास करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है कई तरीके से जो है वहाँ पर हमें लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर बुनियादी ढांचा में क्या आता है, रोड कनेक्टिविटी होगी, वहाँ पे स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे उस क्षेत्र का क्या होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे कि वहाँ के जो लोगों में जो सरकार के प्रति जो गुस्सा है उसको भी कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जितने भी जो रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, रिमोट एरियाज़ जो हैं, अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तो वहाँ पर जो सरकार की मौजूदगी को भी और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी को यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी को भी और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो है लोगों को जो है यहाँ पर एक मेन एरिया से जो है वो जोड़ा जा सकता है। और इसी के साथ साथ अगर जो रोड्स को वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे कि जो भी वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस है उनको भी और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो उसका क्रियान्वयन किया जा सके। तो यहाँ पे एक कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, और इसके अंतर्गत जो है एक रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 जो है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा लेकर के आया गया है, जिसमें कि जो 34 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज जो हैं, ठीक है, 34 एरियाज ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको कि बेटर कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान की जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर
जो है ये सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के लिए स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे कि LWE की जो समस्या है उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, वो वहाँ पे जो है पूरी जो सिचुएशन है उसको क्लोजली मॉनिटर करती है, और उसके साथ साथ जो है वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, ताकि जो इसकी जो LWE की जो समस्या है उससे और ज़्यादा इफेक्टिवली जो है उससे लड़ा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो है आर्म फोर्सेस हैं, जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इंडिया रिजर्व्ड बटालियन है, उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और जो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनके साथ मिलकर के कार्य करती हैं। इसी के साथ साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट जो भी अफेक्टेड एरियाज़ की जो वहाँ पे जो स्टेट पुलिस है, ठीक है, स्टेट पुलिस जो है उसको और ज़्यादा जो है उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, और उनके जो इंटेलिजेंस एपरेटस है, इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है उसको भी और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है एक समाधान प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है, जिसके अंदर S का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, A इज एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि हम लोग बेहतर लड़ सकते हैं, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ठीक है, तो हर ऐसी पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको किसी भी तरीके के फाइनेंस जो है वो ना मिल पाए, ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद है डायलॉग एंड नेगोशिएशन विद LWE ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार द्वारा जितने भी जो वामपंथी जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उनके साथ जो है डायलॉग और नेगोशिएशन किए जा रहे हैं, जिससे कि पीसफुल तरीके से हम लोग किसी भी समाधान पर पहुँच सके। तो यहाँ पर उनको बोला जा रहा है कि मतलब कि अगर कोई जो है वायलेंस मीन्स को छोड़ के अगर वो सरेंडर करता है तो उसको जो है वहाँ पे शिक्षा, उसको जो है वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, उसको जो है स्किल्स उसको दिए जाएंगे, ताकि वो अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो इस तरह के कदम जो है सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसके बाद है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। तो जो सरकार द्वारा जो है वो पुलिस बल का जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंतर्गत जो है यहाँ पर जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा जो है वो पूरी तरीके से रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है या फिर वहाँ के कोई भी ऑपरेशन के लिए जो भी पैसा लगता है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसके बाद है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ठीक है, यहाँ पर जो है विशेष अवसंरचना योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो भी है यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और ज़्यादा बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। असिस्टेंट टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर LWE मैनेजमेंट स्कीम। ठीक है, सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि CAPF हो गई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, तो इनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। सिविक एक्शन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें कि जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में जो एक गैप है उसको कहीं ना कहीं ब्रिज करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो जो वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं और सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनके बीच में जो है एक फेस टू फेस जो है एक डायलॉग होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है, जिससे कि वो ये बताते हैं कि जो सरकार जो है वो उनके खिलाफ नहीं उनके लिए काम कर रही है। इसके बाद है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मोबाइल टावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने भी जो ये जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके और हमें जो उग्रवादी वाली समस्या है उससे बेहतर तरीके से लड़ने में मदद मिल सके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, आकांक्षी जिला योजना जो है, उसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है
वो ऐसे 35 ठीक है 35 ऐसे अफेक्टेड एरियाज़ हैं जिसको कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो मॉनिटर कर रही है। तो इस प्रकार से सरकार बहुत तरीके से जो है उसने कदम उठाए हैं जिससे कि हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाली जो समस्या है उससे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है। जो भी ऐसे उस समूह के जो भी लोग हैं जो कि सरेंडर कर रहे हैं तो उनके जो है कौशल विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ के जो स्थानीय लोग जो हैं उनके कौशल विकास पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि उनको मेन स्ट्रीम तक जोड़ा जा सके, उनको सोसाइटी में फिर से इंटीग्रेट किया जा सके। इसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड एरियाज़। ठीक है, वहाँ के जितने भी जो सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जितने भी जो मार्जिनलाइज सोसाइटी जो है उनका और ज़्यादा हम लोग अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। उनको जो उनके जो हमारा जो रूट कॉज है उस पूरी समस्या का, उसको हमें टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी, ठीक है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इनइक्वालिटी है, इन सारे जो समस्या हैं इनको हमें जो है जड़ से हटाना होगा, तभी हम लोग जो है LWE की समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में जो है स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है यहाँ पर हम लोग एक किसी बेहतर सॉल्यूशन पर जो है वो पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ऐसे एक जन्मभूमि प्रोग्राम लेकर के आया गया था जिसमें कि वहाँ के लोगों का जो है बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन था और उसके बाद वहाँ पर जो है पूरे जो ये जो उसकी जो माओइज़्म थी उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो है एक होलिस्टिक अप्रोच की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करानी ही करानी है इस एरिया में, और साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा जो है जोर देने की ज़रूरत है, आर्थिक विकास देने की बहुत ज़रूरत है। पूरे एरियाज़ के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ के जो लोगों का जो विकास है उस पर भी हमें जोर देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन वैल्यूज़, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़। मूल्यों को परिभाषित करें, नैतिक मूल्यों के विकास में मीडिया की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि वैल्यूज़ या फिर जो मूल्य हैं वो होते क्या हैं। तो वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे मानदंड होते हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसे मानक हैं जो कि हमें ये किसी भी परिस्थिति में बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और उसी हम अपने उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत के चलते ही हम कोई भी एक्शन लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे बिहेवियर को, ठीक है, हमारे बिहेवियर को जो है वो गवर्न करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको गाइड करने का काम करती है। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो ठीक है, जो केन के अनुसार जो है मूल्य एक ऐसे विचार हैं, एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो उसका अधिकांश हिस्सा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसको सही ठहराते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी कार्य करते हैं। यहीं पर अगर हम राधा कमल मुखर्जी के अनुसार बताएं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ये जो मूल होते हैं इनको हम, मूल्य जो है हम इसको आत्मसात कर सकते हैं। कैसे? अधिगम के द्वारा, ठीक है, लर्निंग के द्वारा, कंडीशनिंग से जो है हम इसको जो इसकी कंडीशनिंग की जा सकती है, और जो है यहाँ पे सोशलाइजेशन, समाजीकरण के द्वारा जो है इसको हम लोग आत्मसात कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सामाजिक या फिर हम कह सकते हैं कि सोशली अप्रूव्ड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, सोशली अप्रूव्ड वैल्यूज़ हैं जिसको कि जो है लोगों में, ठीक है, लोगों में इनकलकेट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ जो होती हैं, ठीक है, वैल्यूज़ जो होती हैं इसको जो है सीखा जा सकता है। हम इससे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो है इसको सीखा जाता है, ये जन्मजात नहीं होती हैं। और इसको कैसे सीख सकते हैं? ये होता है इसमें बहुत सारी जो है प्रक्रिया बताई गई है, जैसे कि कंडीशनिंग मतलब कि अनुबंध, लर्निंग मतलब कि अधिगम, और सोशलाइजेशन मतलब कि समाजीकरण द्वारा जो है हम इन मूल्यों को जो है सीखा जा सकता है। और ये जो मूल्य होती हैं ये हर व्यक्ति की जो है अलग अलग होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मूल्य जो
जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए, सिंपैथी है, ठीक है, हमारे अंदर जो है वो एक सिंपैथी होनी चाहिए लोगों के प्रति, ठीक है। इसी तरह कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं। इसी प्रकार से जिस भी हम रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसकी कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह सोशल वैल्यूज़ होती हैं और नेशनल वैल्यूज़ भी होती हैं कि हमें किस प्रकार से जो है हमारी नेशन के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, ठीक है, हम उसको किस तरह से उत्तरदायित्व हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो है वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर इसमें मीडिया का क्या रोल है, ठीक है, कि मीडिया का क्या रोल है, कि वो किस तरीके से लोगों में मोरल वैल्यूज़ को जो है वो उनका विकास करती है, उसको डेवलप करने में जो है वो क्या भूमिका निभाती है। तो अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़, जैसे कि हमने बात की कि उसे सीखा जाता है, तो वैल्यूज़ को सीखने में जो है हमारी फैमिली, ठीक है, ये जैसे कि एक सोशल प्रोसेस है, तो हमारी जो फैमिली जो है, ठीक है, जो ये एक सोशल प्रोसेस है, तो हमारी फैमिली के द्वारा जो है इसे इनकलकेट किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे भी हम पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ से जो है हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सीखने को मिलती है। जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं। इसी तरह जो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरीके से लोगों को अंदर जो है कोई भी वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करती हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मीडिया जो है, ठीक है, मीडिया जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया, जहाँ पे कि न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जहाँ पर कि हम लोग टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। और इसी तरह एक सोशल मीडिया भी है, ठीक है, जहाँ पे कि जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है। तो ये एक सोशल मीडिया है जहाँ पे कि, और इन सभी माध्यमों से जो है वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जा सकता है। और मीडिया का इंडिया में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में मीडिया को जो है चौथे स्तंभ की तरह जो है पहचाना गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर जो है मीडिया का क्या रोल है मूल्यों के विकास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है लोगों के अंदर जो है जागरूकता बढ़ाता है किसी भी इशू को लेकर, ठीक है, किसी भी इशू को लेके जो है जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि बहुत सारे जो है सोशल इविल्स हैं, ठीक है, सोशल इविल्स हैं, उनके प्रति जो है मीडिया जो है जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि करप्शन हो गया, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इन सारे जो इश्यूज हैं उसमें जो है मीडिया जो है लोगों के प्रति, जो लोगों में जो है जागरूकता पैदा करती है, ताकि जो है जो हमारे सोशल इविल्स जो हैं उनको हम लोग कम कर सकें। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो है चाइल्ड मैरिज क्यों गलत है, कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, क्यों ये गलत है, और उसके अकॉर्डिंग जो है इन सोशल इविल से हम लोग डील कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोल मॉडल्स, ठीक है, प्रेरणा स्रोत है। मेनली जो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। वो किसी को जो है वो जो है दूसरों को देख देख के जो है चीज़ें सीखते हैं। तो हम किस तरीके से जो है मीडिया में किस तरीके से जो है किसी व्यक्ति विशेष को दिखाया जा रहा है, तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे कि जो भी सोशलाइज्ड एक्शंस होते हैं, अगर किसी को दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा डोनेशंस दे रहे हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा जो है लविंग पीपल है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो उसी तरीके से हम उन बच्चों में भी वो वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट कर सकते हैं। तो जो उनके जो रोल मॉडल्स हैं, अगर हम उन्हें पॉजिटिवली, ठीक है, अगर हम उसे पॉजिटिवली शोकेस करेंगे तो बच्चों में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम इनकलकेट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है। ये किसी भी इंस्टेंस का, किसी भी इशू के बहुत सारे जो है साइड्स दिखाया जाता है उसमें, ठीक है, हर पहलू को जो है दर्शाया जाता है, जिससे कि हम लोग खुद से उस इशू को एनालाइज कर सकते हैं और खुद से जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये गलत है। तो इनक्विजिटिव माइंड्स जो हैं उसको भी जो है इनकलकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद क्या है कि जनमत को प्रभावित करता है, ठीक है। ये जो है
यहाँ पे मीडिया का काम क्या होता है कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुँचाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरों तक पहुँचा के वो जो है हम लोग जो मीडिया जो है वो पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके भी जो इतना सक्सेसफुल हुआ है उसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया के द्वारा लोगों को बताया गया था कि खुले में शौच करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह से बीमारियां फैल सकती हैं। तो लोगों का जो है पूरा जो माइंडसेट चेंज किया है वो उसमें मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है। इसके बाद है सहनशीलता, ठीक है, टॉलरेंस। वहाँ पे मीडिया में जो है अलग अलग जो है डिबेट्स दिखाई जाती हैं, लोग अपने अलग अलग ओपिनियंस जो है वहाँ पर देते हैं, हर कोई फ्री है अपने ओपिनियंस देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है तो वो दूसरों के ओपिनियन को भी और ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारे समाज में जो टॉलरेंस लेवल है वो और ज़्यादा जो है इंक्रीज होता है। इसके बाद हम देखते हैं करुणा या फिर कंपैशन को भी जो है इनकलकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है सोशल मीडिया, या फिर हम मीडिया भी कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक 15 साल का बच्चा या फिर 12 साल का बच्चा अगर कहीं से खाना चोरी करता है क्योंकि वो भूखा है तो हम उसे किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या हम उसे एक चोर बुला रहे हैं या फिर हम उसको ये समझे कि हमारे जो समाज की जो कड़वी सच्चाई है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज भी भूखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के तो लोगों में जो है अगर हम कड़वी सच्चाई को दिखाएं और लोग और वहाँ उनको जो है वहाँ पे उनके प्रति जो है सिंपैथी रखें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आगे बढ़ कर के आएंगे और जो गरीब हैं या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी मदद के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आ सकते हैं। तो ये हमारे अंदर जो है कंपैशन की जो वैल्यू है उसको भी इनकलकेट करने में मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं डेटरेंस क्रिएशन, ठीक है, निरोध निर्माण में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसको कि हाईलाइट किया जाता है जिससे कि लोगों में एक डर पैदा होता है कि हमें ये कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो क्या गलत है वो ये भी बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मी टू मूवमेंट चलाया गया था जिसमें कि जो वुमेन को एम्पावर किया गया था, उन्होंने जो है आके अपनी जो है उनके साथ जो जितने भी हैरेसमेंट हुआ था उसको आके आकर बोला था। ठीक है, तो जिससे कि जो भी गलत कार्य कर रहे थे तो उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि ये आगे चल के उनके भी खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा सकती है। तो एक डेटरेंस अफेक्ट भी जो है क्रिएट करता है। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, ठीक है, रूढ़िवादी सोच को जो है वो बहुत ज़्यादा बदलने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे जो है खुद से बिलीव्स हैं कि कोई पर्टिकुलर जाति विशेष जो है वो ऐसी होगी, या फिर एग्जांपल अगर हम ले तो ट्रांसजेंडर्स को लेके, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, ट्रांसजेंडर्स को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मानसिकता जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया या फिर हम कह सकते हैं कि मीडिया ने उन्हें आगे आने में बहुत ज़्यादा मदद की है। और अब हम देख रहे हैं कि जो है ट्रांसजेंडर जो है वो न्यूज़ एंकर भी बन चुके हैं, ट्रांसजेंडर जो है वो सिविल सर्विसेज में भी उनकी एंट्री हुई है। तो यहाँ पर जो है स्टीरियोटाइप्स को, रूढ़िवादी सोच जो है उसको भी बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन इसके साथ साथ हम मीडिया का बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव रोल्स भी देखते हैं, जैसे कि बायसनेस बहुत ज़्यादा है। ये किसी एक पर्टिकुलर किसी भी इशू की एक ही साइड को कभी कभी ऐसा देखा गया कि दर्शाता है, तो जिससे कि जो है जो कि उसके जो व्यूअर्स हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट्स हैं, ठीक है, उनको पूरी जानकारी नहीं मिलती और वो आधी अधूरी जो जानकारी है उसी को सच मान करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बायस्ड ओपिनियन जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे कि कोविड-19 जब 2020 में जब था, ठीक है, तो वहाँ पर जो एक नई दिल्ली में जो तबलीगी जमात जो था उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था किसी जाति विशेष को, जैसे कि उन्हीं के कारण से जो है कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो यहाँ पे जो है कई
कई बार जो है हम जो मीडिया जो है वो जो है एक बायस्ड ओपिनियन जो है लेकर के आता है। इसके बाद ये हम देखते हैं कि पॉलिटिकली ड्रिवन, कई बार जो है राजनीति से बहुत प्रेरित होता है, किसी भी एक पार्टी के को ही फोकस किया जाता है, ठीक है। अब तो पेड मीडिया भी हो गया है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से अगर पेड मीडिया होगा या फिर किसी एक पार्टी पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो जो है यहाँ पे लोगों के ओपिनियन को जो है बिल्ड करने में मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद फेक न्यूज़ है, हेट स्पीच है, जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा जो है समाज में जो है नकारात्मक फीलिंग जो है, नेगेटिव फीलिंग जो है उसको भड़काई जाती है। और ये मेनली जो है सोशल मीडिया पे देखा गया है, जिसके बाद जो है काफ़ी सारा देखा गया है कि मॉब लिंचिंग जैसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं, ठीक है। मॉब लिंचिंग है, हेट स्पीच है, ठीक है। तो ऐसे इंस्टेंसेस भी जो है देखे गए हैं। इसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ टेररिस्ट, आतंकियों की जो है भर्ती भी जो है मीडिया द्वारा की जाती है। सोशल मीडिया पे जो है आईएस के द्वारा जो है लोगों को जो है रिक्रूट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों में भी जो नकारात्मक व्यवहार जो है उसको विकसित करने का भी कार्य किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, वो जो देखते हैं वो वही सीख लेते हैं, ठीक है। तो अगर उनको दिखाया जा रहा है कि वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, तो वो वही इनकलकेट कर लेंगे। तो इस कारण से जो है यहाँ पे जो मीडिया जो है उसका बहुत सारे नेगेटिव रोल्स भी हैं, ठीक है। तो जो मीडिया का जो रोल है, ठीक है, मीडिया का जो रोल है ये एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए है। अगर मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है तो हम एक हेल्दी सोसाइटी को जो है बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसी ताकत है कि वो जो पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप कर सकता है, उसको मोल्ड कर सकता है। तो राइट इन्फॉर्मेशन देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लिटरेचर होता है वो समाज का आईना माना जाता है, इसी प्रकार जो भी मीडिया है वो वही दर्शाता है जो कि हमारी सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या केवल एक ही पहलू दिखाया जा रहा है या फिर उसके हर एंगल को दर्शाया जा रहा है, ताकि जो है जो लोग जो हैं वो अपने ओपिनियंस खुद से फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इनमें इंक्विजिटिवनेस जो है वो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मीडिया है, ठीक है, उसको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, ठीक है। उसको एक सेल्फ इम्पोज्ड मोरल कोड ऑफ कंडक्ट अपनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सकें मीडिया के द्वारा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।